नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको पता है कि अपन गेहूं के बारे में कंप्लीट बात कर चुके हैं, उसके नासी कीटों के बारे में बात कर चुके हैं और आज के लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे गेहूं के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, डिजीजेस गेहूं के अंदर कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला जो रोग और सबसे इंपॉर्टेंट रोग जो गेहूं का माना गया है वह माना गया है गेहूं का रोली रोग, रस्ट डिजीज, जो गेहूं की सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है। और गेहूं की रोली की बात करें तो डॉक्टर केसी मेहता का यहाँ पे नाम आता है। डॉक्टर केसी मेहता, जिन्हें भारत में गेहूं की रोली के पितामह, क्योंकि डॉक्टर केसी मेहता ने गेहूं की रोलियों पे बहुत अधिक कार्य अपने भारत के अंदर किया था, इसलिए वो इस कार्य के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद गेहूं की जो रोली होती है, गेहूं के अंदर जो रोली रोग आता है यानी जो रस्ट डिजीज गेहूं के अंदर आती है, वह 3 फेजेस में आती है या 3 प्रकार की रोली गेहूं के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले उसकी पत्तियों पर भूरे धब्बे अपने को देखने को मिलते हैं, जिसे पत्ती या बुरी रोली के नाम से जानते हैं। उसके बाद वही धब्बे जो है आपके पीले रंग में बदल जाएंगे, जिसे पीली या दारी का रूप ले लेंगे, इसलिए उसे दारीदार रोली भी कहते हैं। और फिर वो आगे चल के जो है काली या तने के ऊपर काले धब्बे बन जाएंगे, जिसे तना रोली के नाम से भी जानते हैं। तो गेहूं में ये रोली जो होती है, 3 प्रकार की रोली गेहूं में आती है। सबसे पहले पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे, उसके बाद वही धब्बे पत्तियों पर दारी रूप में जो है पीले रंग में परिवर्तित हो जाएंगे और धीरे धीरे धब्बे बढ़ते हुए गेहूं के तने पर भी आ जाएंगे। पहले वह पीले रंग के होंगे और लास्ट में जाके वह काले रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इन तीनों रोलियों में सबसे पहले कौन सी आती, पत्ती वाली आती, उसके बाद पीली आती और सबसे अंत में कौन सी आती, काली वाली आती, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और इसमें सर्वाधिक नुकसान अगर गेहूं में किसी से होता है इन तीनों में से, तो सर्वाधिक जो नुकसान होगा वह होगा काली रोली से होगा। और इस काली रोली को गेहूं में अपन गेहूं का किल्लर रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, किल्लर रोग। गेहूं का किल्लर रोग किसे कहा गया है, तो गेहूं की काली या तनारोली को कहा गया है, जिसमें बात बहुत ज्यादा भारी भरकम नुकसान होता है। और अगर अपन अपने देश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पीली या धारीदार रोली का प्रकोप ज्यादा होता है भारत के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीनों ही प्रकार की रोलियों के अंदर जो कवक, ये कवक से होने वाला रोग है, और जो कवक आती है वह आती है पक्सीनिया। पक्सीनिया नामक कवक से यह रोली रोग जो है गेहूं के अंदर अपने को देखने को मिलता है। जैसे पत्ती या बुरी रोली में जो रोग कारक आता है वह पक्सीनिया रिकोंडिटा आता है, पीली या दारीदार रोली में पक्सीनिया स्ट्रीफोर्मिस आता है, और काली या तन्या रोली के अंदर पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई नामक जो कवक है इस रोग को फैलाने का काम करती है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो तीनों ही रोलियां हैं, ये तीनों ही रोलियां हैं, इनकी बात करें तो ये तो गेहूं के अंदर तो आती, इसके साथ साथ इन रोलियों का एकांतर परपोषी और होता है, एकांतर परपोषी अर्थात अल्टरनेट होस्ट और होता है। यानी कि कहने का अर्थ, जब गेहूं का पौधा नहीं होता है तब ये अपने एकांतर परपोषी पे इनका रोग कारक जिंदा रहता है। जैसे पत्ती या बुरी रोली की बात करें तो थेलिक्टियम हो गया, महोनिया हो गया, उसके खरपतवार पर यह जिंदा रहता है। पीली या धारीदार के केस में अभी तक इसका होस्ट नॉन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है इसमें भी जो है किसी एकांतर परपोषी पे जिंदा रहता है। काली या तनारोली में जो इसका एकांतर परपोषी है वह जो है बारबरी का पौधा, आपने सुना होगा, बारबरी का हो गया, महुनिया हो गया, उसके ऊपर जिंदा रहता है। तो एक प्रकार से गेहूं के अंदर जो रोली रोग होता है, गेहूं का जो रोली रोग जो है वह भिन्नासरी रोली है। कैसा रोली है, भिन्नासरी रोली के रूप में जाना गया है। हेटेरोसियस रस्ट, हेटेरोसियस रस्ट, हेटेरोसियस रस्ट का अर्थ ये होता है भिन्नासरी, यानी जिसके आश्रय स्थल अलग अलग हो। यानी कहने का अर्थ है गेहूं भी है, एकांतर परपोषी के रूप में खरपतवार भी है। तो गेहूं की रोली एक सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है हेटेरोसियस रस्ट का, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहां पे एक प्रश्न एग्जाम में आता है, एकाश्री रोली, एकाश्री रोली यानी ओटोसियस रस्ट। कौन सी रस्ट, ओटोसियस रस्ट, यानी कि ऐसी कौन सी रोली है जिसमें उसका एक ही होस्ट होता है, यानी एक ही पौधे पर या एक ही प्रकार के पादप पर उस रोली का प्रकोप होता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दूं, लिंसीड रस्ट। कौन सी रस्ट, लिंसीड रस्ट। अलसी की रोली, अलसी की
रोली। अलसी के अंदर जो रोली होती है वह सिर्फ अलसी के पौधे पर ही होगी, किसी और पौधे पर इसका रोग कारक नहीं जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एकाश्री रोली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो अलसी की रोली, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और बिन्नासरी रोली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो गेहूं की रोली, जो गेहूं के अलावा एकांतर परपोषी पे भी जिंदा रह सकता है। अब वन बाय वन इस रोली रोग के बारे में अपन बात करेंगे, इसके जो डिफरेंट टाइप्स है उनकी बात अपन करेंगे। सबसे पहले आती है गेहूं के ऊपर, पत्तियों के ऊपर बुरे बुरे धब्बे बन जाते हैं, पत्ती या बुरी रोली इसे अपन बोलते हैं, पत्तियों पर धब्बे बन जाएंगे। इसका रोग कारक जो है, इसका रोग कारक यहाँ पे दिया हुआ है, कोजल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज द पक्सिनिया रिकोंडिटा। पक्सिनिया रिकोंडिटा एक प्रकार का क्या है, कवक है, फंजाई है, इसकी वजह से यह रोग जो है पत्तियों पर दिखाई देता है। हेटेरोसियस रस्ट है, जो मैं आपको बता चुका हूं, बिन्नासरी रोली है, इसका रोग कारक जो होता है अलग अलग प्रकार के पोषक पौधों पर जिंदा रहता है। जैसे इसके पक्सिनिया के भी अलग अलग प्रकार के बीजाणु होते हैं, जिसमें यूरिडिया और टीलिया जो बीजाणु होते हैं वह गेहूं और घास पर जिंदा रहते हैं, जबकि एशिया और पिकनियल जो बीजाणु होते हैं वह थेलिक्ट्रियम नामक एकांतर परपोषी के ऊपर जिंदा रहते हैं, अल्टरनेट होस्ट के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रकार के परपोषी हो गए, इसीलिए इसे हेटेरोसियस रस्ट के नाम से अपन जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं, वही धब्बे धीरे धीरे पीले रंग में परिवर्तित हो जाएंगे और धारी का रूप ले लेंगे। यहां पर देख सकते हो पत्ती के ऊपर धारी के रूप में ये सारे धब्बे आ चुके हैं। और धारी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रीप बोलते हैं। इसीलिए इसके रोग कारक में क्या आ गया, स्ट्रीफॉर्मिस। इसको याद रखने का आसान सा तरीका है कि स्ट्रिप रोली या येलो रोली के अंदर क्या होता है, उसका रोग कारक पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस होता है, क्योंकि स्ट्रिप बनती, धारी बनती है यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, द पस्ट्यूल्स ऑफ द स्ट्रिप रस्ट, स्ट्रिप रस्ट के पस्ट्यूल जो होते हैं विच कंटेन्स द येलो टू ऑरेंज येलो यूरिडियोस्पोर्स, के अंदर यूरिडियोस्पोर्स होते हैं उनके अंदर, और यूजुअली फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, यानी कि धारी के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, धारी के रूप में होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये पीले रंग के जो धब्बे हैं इसके अंदर यूरिडियोस्पोर है, ये सारे के सारे किस रूप में, धारी के रूप में। यही इसका मुख्य लक्षण है। और भारत में सर्वाधिक, भारत में इन तीनों रोलियों में से सर्वाधिक रोली किसका प्रकोप होता है, तो पीली या धारीदार का होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं, काली या तना रोली, जो तीसरी और आखिरी रोली जो तने पर अपने को लक्षण इसके दिखाई देंगे। इसका जो रोग कारक है पक्सिनिया ग्रेमिनिस वेराइटी टिटिसाई, ये भी क्या है, आपकी कवक है, फंजाई है, इसकी वजह से यह रोग इसके अंदर होता है। देन बात करें, ये भी बिन्ना शरीर, क्योंकि गेहूं की तीनों ही रोलियां कैसी है, बिन्ना शरीर रोली है। इसमें भी इसकी यूरिडिया और टीलिया स्पोर तो गेहूं जो और इन पे पूर्ण होती है, जबकि पिकनिया और एशिया बीजाणु जो होता है, बारबरी का पौधा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बारबरी पूछा जाता है। बारबरी जो है किसका एकांतर परपोषी है, तो बारबरी जो है गेहूं के अंदर लगने वाला जो काली या तना रोली का जो रोग कारक है उसका एकांतर परपोषी माना गया है। इसके अलावा महोनिया है, यह भी एक एकांतर परपोषी होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस वैरायटी टिटिसाई का। और इसके बाद ये जो काली या तना रोली की बात जो अपन कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा घातक होती है, सबसे ज्यादा घातक या अपन कहेंगे कि नुकसानदायक। सबसे ज्यादा नुकसानदायक अगर गेहूं के अंदर कोई रोली होती है तो वह तना या काली रोली होती है, और सबसे आखिरी में आती है, यानी अंत में गेहूं की फसल में आपको दिखाई देगी। इसके बाद सर्वाधिक नुकसान जो इससे होता है, इस वजह से सर्वाधिक नुकसान होने की वजह से, इस रोली से सर्वाधिक नुकसान हो जाने की वजह से इसे गेहूं का किल्लर रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, गेहूं का किल्लर रोग किसे बोला गया है, तो गेहूं का किल्लर रोग जो है उसकी काली या तना रोली को बोला गया है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे और आगे बात करते हैं इस रोली रोग का प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं। इसके प्रबंधन के लिए एक ही पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक है जिसका नाम है प्रो, PRO। वैसे प्रो अपन शब्द बहुत जगह सुनते हैं, प्रो कबड्डी सुना होगा आपने, पैशन प्रो सुना होगा, प्रो लीग सुना होगा। तो प्रो का मीनिंग में अपने को रोली के केस में मैं आपको बताता हूं। P का मतलब यहां पे होता है प्लांटावैक्स। क्या होता है, प्लांटावैक्स। देन R का मतलब यहां पे होता है रस्ट, इट मीन्स द रोली। देन O का मतलब होता है यहां पे ऑक्सी कार्बोक्सिन। क्या होता है, ऑक्सी कार्बोक्सिन। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो ऑक्सी कार्बोक्सिन है यह क्या है, सक्रिय कवकनाशी है। क्या है,
सक्रिय कवकनाशी, यानी एक्टिव फंजीसाइड होता है। क्या होता है? एक्टिव फंजीसाइड होता है। और यह ऑक्सीकार्बोक्सिन मार्केट में किस नाम से मिलता है? प्लांटावेक्स। तो प्लांटावेक्स क्या है? व्यवसायिक नाम है, ट्रेड नाम है। किसका नाम है ट्रेड नेम? ऑक्सीकार्बोक्सिन, जो मार्केट में मिलता है। तो कहने का अर्थ है ऑक्सीकार्बोक्सिन नाम का कवकनाशी जो मार्केट में प्लांटावेक्स के नाम से मिलता है, उसको किसके नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं? गेहूं में रोली रोग के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। आपको यही कवकनाशी गेहूं की रोली में ध्यान रखना है। इसी के साथ ये गेहूं की रोली समाप्त हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गेहूं की जो रोली है, तीनों प्रकार की रोलियों में अलग अलग प्रकार के लक्षण बन रहे थे। तीनों रोलियों में अलग अलग प्रकार के एकांतर प्रपोषी होते हैं। और इनके नियंत्रण के लिए अपन जो है यहाँ पे पीआरओ यानी कि अपन यहाँ पे प्लांटावेक्स या ऑक्सीकार्बोक्सिन का प्रयोग करें। लेकिन इस रोली के लक्षणों में अगर आपने एक चीज गौर करी हो तो वो यह है कि इससे लक्षण सबसे पहले दो शुरू की रोलियों में तो पत्तियों पे इसके लक्षण होते, उसके बाद तीसरी रोली में इसके लक्षण तने पर होते। तो कहीं पे भी इस रोली का प्रकोप गेहूं के पौधे की जड़ों में नहीं होता है, कहीं पर भी इस रोली का प्रकोप गेहूं के दानों पर या बालियों पर भी नहीं होता है। यह आप मुख्यतया ध्यान रखें, रोली रोग का संबंध बाली से और जड़ से नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं गेहूं के दूसरे प्रकार के रोग की ओर। गेहूं का दूसरे प्रकार का रोग होता है कंडवा रोग। कौन सा रोग होता है? कंडवा रोग, जिसे स्मट रोग भी बोलते हैं। अब कंडवा का बेसिकली मीनिंग होता है दानों की जगह काले रंग का चूर्ण बनना, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्मट सोराई। यानी जहां दाने की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वहां दाने नहीं बनेंगे और वहां पे काले रंग का चूर्ण बन जाता है, उसी को स्मट बोलते हैं, कंडवा बोलते हैं। यानी रस्ट के अंदर दाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन स्मट के अंदर जो है दानों पर प्रभाव पड़ता है, जो आपको ध्यान रखना है। और यह जो स्मट होती है यह बेसिकली दो प्रकार की होती है। तो इसमें दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इसका आता है दैट इज द अनावृत कंडवा, और दूसरा आता है आवृत कंडवा। अनावृत कंडवा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लूज स्मट बोलते हैं, और आवृत जिसे बोलते हैं कवर्ड स्मट। और बेसिकली मैं यहां पे बात करूं दोनों ही के केस में, चाहे लूज हो चाहे कवर्ड हो, दोनों ही केस में जो रोग कारक होता है उसका जो जीनस होता है वह होता है अस्टिलेगो। कौन सा जीनस होता है? अस्टिलेगो नाम की जो कवक होती है उससे यह रोग जो होता है चाहे अनावृत हो चाहे आवृत हो, यहाँ पे स्पीसीज अलग हो सकती है। और वैसे बात करें अनावृत और आवृत ये दोनों ही जो है गेहूं के अंदर भी हो सकते हैं और जौ के अंदर भी हो सकता है। यह भी गेहूं के अंदर भी हो सकता है और जौ के अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादातर देखा जाए तो अनावृत कंडवा ज्यादातर किसमें होता है? गेहूं के अंदर होता है। और आवृत कंडवा ज्यादातर किसमें होता है? जौ के अंदर होता है। यह आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बेसिकली दोनों में देखो लक्षण तो एक ही कि दानों की जगह काले रंग का चूर्ण बन जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस पाया जाता है कि रोग कारक कहां उपस्थित होता है, दानों के अंदर या दानों के बाहर। यह प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अनावृत अगर इसमें अपन अगर नॉर्मली सोचे तो अनावृत यानी ढका हुआ नहीं है, तो यानी दानों के बाहर इसका रोग कारक होता होगा। आवृत यानी ढका हुआ है, दानों के अंदर इसका रोग कारक होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अनावृत कंडवा जो रोग होता है वह अंतः बिजोड़ रोग होता है। कैसा होता है? अंतः बिजोड़, इंटरनली सीड बोर्ड। जबकि आपका आवृत कंडवा जो होता है वह बाह्य बिजोड़ होता है, अर्थात एक्सटर्नली सीड बोर्ड। और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आवृत और अनावृत में कौन सा अंतर बिजोड़ है, कौन सा बाह्य बिजोड़ है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया कंडवा के बारे में, जो दो प्रकार का होता है, जिसमें दाना मुख्य रूप से प्रभावित होता है, दाने की जगह काले रंग का चूर्ण की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। इसके बाद बात करते हैं जैसे गेहूं के अंदर मुख्य रूप से अनावृत कंडवा अपने को देखने को मिलता है। उसका रोग कारक क्या है? मैंने कहा अस्टिलेगो जीनस समान रहेगा, अस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसाई। अस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसाई नामक कवक से यह रोग होता है। यह इंटरनली सीड बोर्न होता है, यानी कि अंतः बिजोड़ इसका रोग कारक जो होता है बीजों के अंदर की साइड में रहता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। यहां देख सकते हो गेहूं की बाली पूरे काले रंग की हो चुकी है। और कई बार तो क्या होता है इस बाली में तेज हवा चलने की वजह से जो बाली से जो चूर्ण है वो भी जो है हवा के साथ उड़कर चला जाता है, बहुत लंबे स्थान पे फैल जाता है और बाली जो भी है बिल्कुल खोखली सी अपने को वहां पे दिखाई देती है। द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस
एक्सेप्ट द रेचिस इज रिप्लेस्ड बाय द मास ऑफ द स्मट स्पोर, यानी कि पूरा का पूरा जो इसका पुष्परम है वह स्मट सोराई के अंदर काले रंग के चूर्ण के अंदर परिवर्तित हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। देन नेक्स्ट वन, कंडवा रोग का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका नियंत्रण या इसका प्रबंधन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आ रहा है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, अर्थात गर्म पानी से उपचार, गर्म पानी से उपचार, क्योंकि रोग कारक जो है बीजों के अंदर रह रहा है, तो गर्म पानी में, उबले हुए पानी में जो है 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को गर्म करके उसमें 10 मिनट के लिए बीजों को डालेंगे तो वो रोग कारक नष्ट हो सकता है। गर्म पानी से उपचार का तरीका किसने दिया है, जेंसन ने दिया है 1908 के अंदर, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है आपको। देन दूसरा आता है सोलर हीट ट्रीटमेंट, तो सोलर हीट ट्रीटमेंट, जो सोलर हीटर्स होते हैं उसके द्वारा इसमें जो है उनको बीजों को सोलर हीटर में रखा जाता है, वहां पे भी तापक्रम बढ़ जाएगा और तापक्रम बढ़ने की वजह से दानों के अंदर उपस्थित जो रोग कारक है वह नष्ट हो जाएगा। यह लूथरा व सतर ने 1937 में दिया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो एग्जाम में पूछते हैं। तीसरा आता है इसमें कौन सा कवकनाशी काम में लेते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो कवकनाशी की यहाँ पे अपन बात करें तो कवकनाशी में जो यहाँ पे कवकनाशी काम में लेते हैं, कवकनाशी यानी जो फंजीसाइड यहाँ पे काम में लेते हैं वो है आपका, दैट इज, आपको पता है रस्ट के अंदर जो कवकनाशी अपन ने बात की थी वो प्लांटावेक्स था, तो यहां पे लेते हैं वीटावेक्स। कौन सा लेते हैं, वीटावेक्स लेते हैं। और वीटावेक्स तो व्यवसायिक नाम हुआ, इसके अंदर क्या होता है, कौन सा कवकनाशी होता है, कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन, कौन सा होता है, कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन नाम का कवकनाशी जो मार्केट में किस नाम से मिलता है, वीटावेक्स के नाम से मिलता है। इसको काम में लिया जाता है स्मट रोग के नियंत्रण के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह वीटावेक्स जो मार्केट में कार्बोक्सिन के नाम से मिलता है, इसको स्मट रोग के नियंत्रण के लिए भी ले सकते हैं। और अभी आगे अपन एक और रोग पढ़ेंगे, बंट रोग। इन दोनों के नियंत्रण के लिए जो है अपन वीटावेक्स का प्रयोग या कार्बोक्सिन का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जानकारी यह है कि ये जो कार्बोक्सिन नाम का जो कवकनाशी है, यह विश्व का पहला, क्या है, विश्व का पहला खोजा गया, विश्व का पहला खोजा गया सर्वांगी कवकनाशी है। विश्व का खोजा गया पहला सर्वांगी कवकनाशी, यानी फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड, यानी विश्व में सबसे पहला जो सिस्टेमिक फंजीसाइड खोजा गया था वो कौन सा था, तो वो कार्बोक्सिन था। ये 1965 के आसपास, 1965 में इसको सबसे पहले खोजा था वॉन शैमलिंग। किसने खोजा, वॉन शैमलिंग एवं कुल्का, वॉन शैमलिंग एवं कुल्का नाम के वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले खोजा था सर्वांगी कवकनाशी। सर्वांगी का अर्थ होता है पौधे के किसी एक भाग के संपर्क में आएगा तो संपूर्ण पौधे में फैल जाता है और अपना असर दिखाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है स्मट के नियंत्रण के लिए, आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इससे प्रश्न। देन इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। देन आता है जौ का आवृत कंडवा, जो जौ के अंदर, वैसे अपन नहीं कह सकते ये गेहूं के अंदर नहीं होगा, गेहूं के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किसमें होता है, जौ के अंदर होगा। और इसमें अस्टील है वो सेम रहेगा, होर्डिये आ जाएगी क्योंकि जौ की वजह से। और ये कैसा होता है, एक्सटर्नल सीडबोर्न होता है, और इसमें भी काले रंग का चूर्ण बनता है जिसे क्या बोलते हैं, स्मट सोराई के नाम से जानते हैं, जो आपको जौ के ऊपर दिखाई दे सकती है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, तीसरा आता है फ्लैग स्मट। फ्लैग स्मट यानी कि झंडा स्मट। झंडा स्मट का अर्थ है पौधे का शीर्ष भाग जो है झंडे के समान, शीर्ष भाग झंडे के समान आपको दिखाई देता है, और यह होता है यूरोसाइस्टिस एग्रोपाइरिनी। यूरोसाइस्टिस एग्रोपाइरी नाम की जो कवक होती है उसके द्वारा यह रोग जो होता है गेहूं के अंदर अपने को देखने को मिलता है। वैसे इतना जो होता है कोई खास नहीं है, आपको याद हो तो ठीक, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि फ्लैग स्मट नाम का रोग भी गेहूं के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, द सीडलिंग इन्फेक्शन लीड्स टू द ट्विस्टिंग एंड देन ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स फॉलोड बाय द विथरिंग। यानी अगर पौध के अंदर, छोटे पौधों के अंदर यह रोग आ जाएगा तो उस केस में उस पौधे से उसकी पत्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी। ग्रे टू ग्रेस ब्लैक सोराई, यानी कि जो दूसर से काले रंग की सोराई की फॉर्मेशन इसमें होती है ऑन द लिप ब्लेड पर और शीत पर। द सोरस कंटेन्स द ब्लैक पाउडरी मास ऑफ द स्पोर्स, यानी कि स्मट आ रहा है तो स्मट में क्या होगा, काले रंग का चूर्ण, काले रंग का चूर्ण का फॉर्मेशन भी
आपको पत्तियों के मध्य में या पौधे के शीर्ष भाग पर इस केस में इस रोग के अंदर दिखाई देता है। देन नेक्स्ट वन बात करते हैं, दैट इज द स्टिकिंग स्मट। स्टिकिंग स्मट या जिसे हिलबंट बोलते हैं, स्टिकिंग स्मट या हिलबंट बोलते हैं, जो किसे होती है, टिलेटिया ट्रिटिसाई या टिलेटिया लेविस। ये भी क्या है, एक प्रकार की कवक है जिसकी वजह से होती है। ये भी वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट रोग नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट है या ये ध्यान रखना है कि स्टिकिंग स्मट या हिलबंट जो होता है यह भी एक गेहूं में होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है देख सकते हो, इसमें भी बाली प्रभावित होती है। दानों पर इस प्रकार से काले रंग के धब्बे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। द फंगस अटैक द सीडलिंग एट टू 10 डेज, यानी इसकी कवक जो है पौधे पर 8 से 10 दिन का जब पौधा होता है उस समय इसका नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है। एंड बिकम अ सिस्टेमिक, पूरे पौधे में इसके संक्रमण फैल जाता है। अलोंग द टिप ऑफ द शूट, पौधे के शीर्ष भाग तक इसका संक्रमण फैलता है। एट द टाइम ऑफ द फ्लोरिंग द हाइपी कंसंट्रेट इन द इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि पौधे का जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पन के समय वहां तक इस कवक का आक्रमण वहां पे पहुंच जाता है, स्पाइकलेट तक इसका आक्रमण पहुंच जाता है। और अल्टीमेटली इसमें भी स्मट सोरस यानी काले रंग का चूर्ण का फॉर्मेशन भी इसके अंदर होता है, जिसमें बहुत सारे क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं। डिजीज प्लांट जो होता है जल्दी परिपक्व हो जाता है और उस वजह से जो है दाने का सही तरीके से निर्माण इस रोग के अंदर नहीं हो पाता है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, कर्नाल बंट। यस, ये वापस गेहूं का एक इंपॉर्टेंट रोग आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो रस्ट था, उसके बाद आपकी स्मट थी, लूज स्मट सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद थर्ड वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कर्नाल बंट। अब कर्नाल बंट इसका नाम इसलिए पड़ा कि मित्रा नाम के वैज्ञानिक ने इसको कहां से खोजा, कर्नाल से खोजा था 1931 से, इसीलिए इसको कर्नाल बंट कहा गया है। ये किसकी वजह से होता है, नियोवोशिया इंडिका। और ये नियोवोशिया इंडिका क्या है, एक प्रकार की कवक है जिसकी वजह से ये रोग होता है। इस रोग को गेहूं का कैंसर रोग कहते हैं। आपको पूछ ले कि गेहूं का कैंसर रोग किसे कहा गया है, तो गेहूं का कैंसर रोग जो कहा गया है कर्नाल बंट को कहा गया है। ये अब कैंसर रोग कहने के पीछे मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण ये है कि इसके दाने जो होते हैं आप देख सकते हो इस प्रकार से बदरंग हो जाते हैं, काले काले धब्बे इन दानों के ऊपर देख सकते हो आप। और अगर दानों के ऊपर इस प्रकार से उसकी साइज बिगड़ जाएगी, दाने ब्लैकिश टाइप के दिखाई देंगे, तो दानों को कोई खरीदेगा नहीं। दानों को खरीदेगा नहीं यानी कि उसकी निर्यात गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो दाने किसी काम के नहीं रहे। इसीलिए इसे गेहूं का कौन सा रोग बोलते हैं, कैंसर रोग अपन इसे बोलते हैं। तो ग्रेन टर्न इनटू द ब्लैक पाउडर या ब्लैक स्पॉट्स जो हैं ग्रेन पर बन जाते हैं, ब्लैक धब्बे बन जाते हैं। स्मेल फ्रॉम द कर्नाल बंट इन्फेस्टेड फील्ड, यानी जिस फसल में या जिस आपके गेहूं की फसल में जिस खेत में कर्नाल बंट रोग हुआ है, तो खेत से सड़ी मछली जैसी बुदबू, खेत से सड़ी मछली जैसी बुदबू वहां से आती है। और वह किसकी वजह से आती है, ट्राई मिथाइल एमीन। ये भी पूछा जाता है प्रश्न, ट्राई मिथाइल एमीन के कारण से आती है। जो आपको ध्यान होना चाहिए कि सड़ी मछली जैसी बुदबू कौन से रोग में आती है, कर्नाल बंट में आती है। किसकी वजह से आती है, ट्राई मिथाइल एमीन की वजह से आती है। इस रोग का सर्वाधिक प्रकोप जो होता है पुष्पन अवस्था पर, फ्लोवरिंग अवस्था पर इसका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। और यह जो क्या करता है, गेहूं की निर्यात गुणवत्ता को कम करता है, निर्यात गुणवत्ता को क्या करता है, प्रभावित कर देता है, कम कर देता है। कोई खरीदार गेहूं का नहीं मिलता है क्योंकि दानों पर ब्लैक रंग के, काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं, जो एग्रोसेन आता है कवकनाशी, उससे बीजोपचार करके बुआई कर देनी चाहिए या प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। ये करके अपन जो है कर्नाल बंट से बचा सकते हैं गेहूं की फसल को, ठीक है ना। तो ये हो गए गेहूं के सारे रोग। अब इसके बाद गेहूं में आता है सूत्रकृमि। सूत्रकृमियों का प्रकोप भी गेहूं के अंदर होता है, निमेटोड का प्रकोप भी गेहूं के अंदर होता है। तो सबसे पहला सूत्रकृमि जो गेहूं के अंदर है इंपॉर्टेंट, वह है ईयर कोकल सूत्रकृमि। कौन सा है, ईयर। ईयर यानी होता है बाली, कोकल यानी खोखला कर देना। गेहूं की बाली कैसी हो जाती, खोखली हो जाती, यानी दाना अंदर से खोखला सा होने लग जाता है, इसीलिए इसे बोला गया ईयर कोकल, है ना। इसे ईयर कोकल या सीड गोल, गोल का अर्थ होता है बेसिकली सूजन, स्वेलिंग। क्या अर्थ होता है, स्वेलिंग। अर्थात जिस दाने के ऊपर इस सूत्रकृमि का प्रकोप होगा वह दाना फूल जाएगा, ये इसका लक्षण है। पहला लक्षण क्या है, दाने खोखले से हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, वजन में हल्के हो जाएंगे, दानों के ऊपर सूजन, स्वेलिंग सी दिखाई देगी। तो इसके नाम से अपने को दिखाई दे रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एंग्विना ट्रिटिसाई, सूत्रकृमि का नाम है, जो आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज सर्वप्रथम निधम नाम के वैज्ञानिक ने की थी 1743 के अंदर, और यह भारत में सबसे पहले 1919 में मिलने नाम के वैज्ञानिक ने
पंजाब में की थी। लेकिन जब इसको सबसे पहले निधम ने खोजा तब उसने पाया कि यह पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि है, यानी यह एक पहला ऐसा सूत्रकृमि है जो किसी पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उससे पहले 1734 से पहले कोई ऐसा सूत्रकृमि नहीं था जो पौधों को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन निधम ने जब इसको खोजा तब इसने देखा कि गेहूं या दूसरे पौधों पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसलिए यह पहला खोजा गया पादप परजीवी सूत्रकृमि है, जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है, पत्तियां मुड़ जाती है, बालियां जो होती है असामान्य हो जाती है, हल्के से भूरे रंग के गोल से या घाव बन जाते हैं दानों की जगह। देन प्रबंधन हेतु बीजों को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल में, क्योंकि इससे प्रभावित जो बीज होंगे वह क्या हो जाएंगे, वजन में हल्के होंगे, और नमक के घोल में रखने से उनको निथार के अपन अलग कर सकते हैं। इस प्रकार का सूत्रकृमि होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब कई बार एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि ईयर कोकल रोग, अब क्या है, वैसे तो सूत्रकृमि होता है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं ईयर कोकल रोग गेहूं में किसकी वजह से होता है, तो यह एंग्विना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि की वजह से था। केवल सूत्रकृमि आएगा यहाँ पे, ईयर कोकल रोग पूछा तो उसमें केवल सूत्रकृमि आएगा, उसमें कोई जीवाणु इन्वॉल्व नहीं होगा। जब उसमें जीवाणु इन्वॉल्व हो जाएगा तो वह अलग रोग बन जाएगा, और उस रोग को बोलेंगे टुंडू रोग। कौन सा रोग बोलेंगे, टुंडू रोग, जिसे पीली बाली सड़न के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का कैसा रोग है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स डिजीज। कैसी डिजीज है, कॉम्प्लेक्स डिजीज है, मिश्रित रोग है। कैसा रोग है, मिश्रित रोग है। अब इस रोग में क्या होता है, इस रोग में एंग्विना ट्रिटिसाई, ये तो क्या है आपका सूत्रकृमि, एंग्विना ट्रिटिसाई तो क्या है सूत्रकृमि, और कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई यहाँ पे क्या है, जीवाणु। तो कॉम्प्लेक्स डिजीज में यही है कि सूत्रकृमि और जीवाणु दोनों मिलकर गेहूं में जो रोग पैदा करते हैं उसे टुंडू बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका प्रमुख लक्षण क्या है, बाली तो बनती है पर दाना उसमें नहीं बनता है, ममनी या गेंगला स्थानीय भाषा में कहा गया है, पत्तियां बालियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और मुख्य लक्षण क्या होगा इस रोग में, सबसे बड़ा लक्षण होगा बालियों से पीले रंग का चिपचिपा सा पदार्थ स्थापित होने लगता है। जो गेहूं की जो बालियां होगी उसमें अगर ये रोग आ जाएगा तो पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ जो है गेहूं की बालियों से निकलने लगता है। दानों की जगह सूत्रकृमि की गांठें आपको वहां पे दिखाई दे सकती है, और प्रत्येक गांठ में इसके बहुत सारे डिंबक या जुवेनाइल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। प्रबंधन के लिए वही 20% नमक के घोल से उपचारित करके अपन इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये हो गया सूत्रकृमि का नुकसान अलग प्रकार से हो रहा है। उसके बाद सूत्रकृमि जीवाणु के साथ मिल जाता है तो एक अलग प्रकार का रोग पैदा करता है टुंडू, जो भी एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सारी बात थी कि गेहूं के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, जिसमें मुख्य तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 रोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो रस्ट, दूसरा स्मट, तीसरा बंट। और इसके बाद सूत्रकृमि की बात करें तो सूत्रकृमि एंग्विना ट्रिटिसाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो एंग्विना ट्रिटिसाई और जो जीवाणु मिलकर जो रोग पैदा करते हैं टुंडू रोग, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नई फसल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।